हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और अपनी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आ चुके हैं CSIR नेट के एग्जाम में। और कौन से टॉपिक से रिलेटेड है वो? स्टेम सेल। CSIR नेट के आपके स्टेम सेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आया, आज हम उनको डील करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ इनर सेल मास ऑफ अ ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो आर। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज क्या होती है आपको आई थिंक पता होगा कि जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो ऐसे करके बाहर कुछ सेल्स अरेंज हो जाती हैं जिनको हम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं, और कुछ सेल्स ऐसे अंदर एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं जिनको हम बोलते हैं इनर सेल मास। तो ये जो इनर सेल मास होती है ये होती है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। बेसिकली वो होती हैं जो सेवरल टाइप्स की सेल्स को बना सकती है, बट सारी नहीं। मतलब ये ऑलमोस्ट एम्ब्रियोनिक सारी बना सकती है, बट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स को नहीं डेवलप कर सकती। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो गया? इनर सेल मास क्या होंगी? प्लूरिपोटेंट। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। देन अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इस क्वेश्चन में आपको स्टेम सेल्स के रिगार्डिंग कुछ अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें लास्ट में करेक्ट स्टेटमेंट्स को फाइंड करना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अगर ए स्टेटमेंट को पढ़े, ए स्टेटमेंट में लिखा है ऑल टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू अ कंप्लीट एम्ब्रियो। नहीं, यहाँ पे अगर ये ऑल टाइप्स की ना लिखता तो फिर भी हम इसे कंसीडर करते, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास जाइगोट है तो जाइगोट के पास तो इतनी कैपेसिटी है कि वो कंप्लीट एम्ब्रियो बना सकता है, बट अगर हमारे पास कोई एडल्ट स्टेम सेल है तो वो तो सिर्फ मल्टीपोटेंट होती है। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट नंबर ए है वो हो चुका है रॉन्ग। तो इसको हम रॉन्ग कर देते हैं। यहां से हम कुछ एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है उसमें क्योंकि ए स्टेटमेंट है तो वो कभी आंसर नहीं होगा और फोर्थ भी कभी आंसर नहीं होगा। अब अगर बी स्टेटमेंट पढ़े तो इसमें लिखा है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स are those whose commitment is limited to a relatively small subset of all possible cell types। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि इसने कहा जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होती है वो रिलेटिवली, मतलब वो सारी सेल्स को नहीं डेवलप कर सकती, कुछ को कर सकती है। इसका एग्जाम्पल भी होता है हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, जो ब्लड की सारी सेल्स को बना सकते हैं बट बॉडी की सारी सेल्स को नहीं बना सकती। तो अब अगर आप चाहो ना, बाकी के स्टेटमेंट बिना पढ़े भी आप आंसर बता सकते हो, क्योंकि आपने बोला कि बी स्टेटमेंट सही है और बी स्टेटमेंट के लिए तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है और थर्ड वाले में तो बी स्टेटमेंट दिया ही नहीं। तो ये यहीं से एलिमिनेट हो जाता है और आपका करेक्ट ऑप्शन निकल आता है 2। बट अभी हम सॉल्व करें तो हम पढ़ लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में दिया है स्टेम सेल निशेस अलाउ कंट्रोल सेल्फ रिन्यूअल एंड ऑल्सो सर्वाइवल ऑफ दी सेल्स दैट लीव द नीश। देखो ये स्टेटमेंट एंड से पहले बिल्कुल ठीक है कि जो स्टेम सेल की नीचेस होती है वो अपने सेल्फ रिन्यूअल को कंट्रोल करती हैं, बट जो सेल्स उसे छोड़ के चली गई, जो नीच से बाहर चली गई, उनके सर्वाइवल पे इसका कोई लेना देना नहीं है। वो सेल्स आगे जाके अपने आप डिफरेंशिएट हो जाती है। तो सी स्टेटमेंट में क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। डी स्टेटमेंट की तरफ चले तो लिखा है द प्लूरिपोटेंसी ऑफ द स्टेम सेल्स इन एन एम्ब्रियो इज एसेंशियल मेंटेन्ड बाय FGF8 नैनोग एंड TGF बीटा। ये आपको कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दिए हैं या फिर ग्रोथ फैक्टर्स आप बोल सकते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि स्टेम सेल की प्लूरिपोटेंसी मेंटेन करता है। इन तीनों फैक्टर में से सिर्फ नैनोग सही है, बाकी इन दोनों का कोई रोल नहीं है। तो डी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। लास्ट स्टेटमेंट आपको दी है कि कोई एडल्ट सेल को आप रीप्रोग्राम करके प्लूरिपोटेंसी उसको दे सकते हैं दोबारा, इन चारों फैक्टर्स का यूज करके। तो ये बिल्कुल सही है, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ते हैं। तो इन सब में से सिर्फ हमारा ऑप्शन बी एंड ई करेक्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? स्टेम सेल आर वाइडली यूज्ड फॉर देयर रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट लीनिएजेस। पहले स्टेटमेंट में आपको स्टेम सेल के बारे में जस्ट कुछ बताया, मतलब ये आपको क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दी है और यहां से एक्चुअल क्वेश्चन उसने पूछना शुरू किया है। पर्सन विद डैमेज लीवर अप्रोचेस अ स्टेम सेल थेरेपिस्ट। मतलब एक पर्सन है जिसका डैमेज लीवर है तो वो स्टेम सेल थेरेपिस्ट के पास गया अपने ट्रीटमेंट के लिए। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि इन ऑप्शंस के थ्रू आप ट्रीट कर सकते हैं, आपको उसमें से सेफेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हो, इन सबसे ट्रीट किया जा सकता हो, बट हमें बेस्ट वन चूज करना है। पहले स्टेटमेंट में दिया है ट्रांसप्लांटिंग एडल्ट लिवर सेल्स फ्रॉम हेल्दी डोनर एंड ग्राफ्टिंग देम इनटू पेशेंट। ठीक है। सेकंड दिया है कि आप उसी की स्किन की सेल्स लीजिए और उनको प्लूरिपोटेंट बना के दोबारा ग्राफ्ट कर दीजिए। थर्ड ऑप्शन में दिया एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को वहां पे इंजेक्ट कर दीजिए एंड फोर्थ में दिया कॉर्ड ब्लड सेल्स। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन को ध्यान से देखें, ट्रांसफॉर्मिंग स्किन सेल्स फ्रॉम द पेशेंट,
उसी पेशेंट की सेल को आपने ट्रांसफॉर्म करके यूज किया है, तो यहाँ पे ग्राफ्ट रिजेक्शन के सबसे कम चांसेस हैं, क्योंकि आपने सेम पर्सन की सेल्स को लिया है। तो हमारे लिए सेफेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट स्टेम सेल के रिगार्डिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें दिया है, स्टेम सेल्स कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन कल्चर सिंस दे आर रिक्वायर्ड डिस्टिंक्ट इन विवो माइक्रो एनवायरमेंट नोन एज नीश। ये कह रहा है कि आप किसी भी स्टेम सेल्स को इन विवो, मतलब इन विवो का मतलब क्या होता है? इनसाइड द लिविंग नहीं मेंटेन कर सकते। अच्छा, मतलब आप बाहर नहीं मेंटेन कर सकते, इन विवो कर सकते हो। लेकिन अभी तो हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जिसमें हमने बोला था कि एडल्ट स्टेम सेल्स को हम दोबारा से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज तो आप लैब में ही करोगे ना, तो हम इन विट्रो भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। सेकेंड है, ड्यूरिंग एसिमेट्रिकल स्टेम सेल डिफरेंट डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल इज रिटेन्ड एज स्टेम सेल्स। जैसे कि हमें पता है कि जो स्टेम सेल होते हैं वो एसिमेट्रिक डिवीजन दिखाती है। अगर ये एक स्टेम सेल है तो ये एक्चुअल में क्या करती है? एक तो अपनी जैसी सेल बनाएगी जिसको हम बोलते हैं सेल्फ रिन्यूअल, और एक बनाएगी डॉटर सेल जो आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाएगी। तो उसने बिल्कुल सही बात बोली है कि एसिमेट्रिक डिवीजन जब चल रहा होता है तो एक सेल तो रिटेन्ड रहती है स्टेम सेल की तरह और दूसरी डिफरेंशिएट हो जाती है। तो बी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देन अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो इसने लिखा है द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इन मैमल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम। अभी हमने देखा था कि जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है उसमें जो इनर सेल मास होता है उससे ही हमारी एम्ब्रियोनिक सारी, हमने बोला था ना कि एम्ब्रियोनिक सारी सेल्स को बना देगा। तो ये किससे ड्राइव होगा? हमारी इनर सेल मास से। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसने क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द डेवलपमेंटल पोटेंशियल ऑफ सेल्स इन एम्ब्रियो इज इनकरेक्ट। बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इसने कहा जो सेल्स ऑफ द 4 सेल स्टेज ऑफ माउस एम्ब्रियो और टोटीपोटेंट, ये बिल्कुल सही है। जब कोई ऑर्गेनिज्म जाइगोट से फिर 1 से 2 सेल बनाता है, 2 से 4 सेल बनाता है, तो लगभग अपनी 4 सेल्स की स्टेज तक ये सारी सेल्स टोटीपोटेंट रहती है। मतलब ये पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकती है। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो लेकिन हमें तो इनकरेक्ट चूज करना है। सेकंड है, द सेल्स ऑफ इनर सेल मास ऑफ अ माउस ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट इनटू ट्रोफोएक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। एक्चुअल में हमारी जो भी इनर सेल मास होती है वो 3 जर्म लेयर बनाती है, जो कि होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। बट इसने दो तो बिल्कुल सही दी है, लेकिन एक जो इसने ये ट्रोफोएक्टोडर्म लिख दिया ना, ये कुछ नहीं है। तो यही स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुछ स्टेटमेंट हमें दिए मेमेलियन डेवलपमेंट्स में से, फिर हमें देखना है कि कौन से 2 स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट आपको दिया है, जाइगोट इज अ टोटीपोटेंट स्टेम सेल। देखो अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट मैं कहूंगी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? आप तो कहोगे मैम आपने कहा था जाइगोट टोटीपोटेंट होता है। बिल्कुल, बट जाइगोट टोटीपोटेंट सेल है लेकिन टोटीपोटेंट स्टेम सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप खुद इमेजिन करो, स्टेम सेल की प्रॉपर्टी क्या थी कि वो सेल्फ रिन्यू भी होता है। बट क्या हमारी बॉडी में ऐसा होता है कि जाइगोट एक तो आगे 1 से 2 सेल और बना रहा है और साथ में अपनी जैसी भी बना रहा है? नहीं ना, हम तो डिफरेंशिएट होते रहते हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट में स्टेम ना लगा होता, खाली टोटीपोटेंट सेल लगा होता, तो ये सही थी। तो ए स्टेटमेंट जब गलत हो जाती है तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 1 तो एलिमिनेट ही हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द सेल्स ऑफ इनर सेल मास आर सेड टू बी प्लूरिपोटेंट। दिस इज बिल्कुल करेक्ट है कि इनर सेल मास की प्लूरिपोटेंट होती है। अब अगर आप देखें तो इन दोनों ऑप्शन में से बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो आप पहले ही करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच गए। फिर भी हमें पढ़ लेना चाहिए। द 3 रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ऑफ कोर नैनोग एंड सॉक्स टू हेल्प इन मेंटेनिंग, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इन तीनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की वजह से ही हम एडल्ट स्टेम सेल को प्लूरिपोटेंट भी बना पाते हैं। और ये लास्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है क्योंकि सीडीएक्स तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द जीन्स दैट हैव बीन यूज्ड फॉर रीप्रोग्रामिंग सोमैटिक एडल्ट स्टेम सेल टू इंड्यूस्ड। ओके, तो अगर आपको किसी भी एडल्ट स्टेम सेल को आपको बनाना है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, तो इन सेल्स के अंदर आपको कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को रेगुलेट करना पड़ेगा, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है प्लूरिपोटेंसी के लिए। तो यहाँ पे आपका पहले ही ऑप्शन में दिया है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, several extracellular mechanisms lead to intracellular changes
टू रेगुलेट स्टेम सेल बिहेवियर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो एक्चुअल में ये आपका क्वेश्चन है इस टॉपिक से, स्टेम सेल रेगुलेशन या स्टेम सेल नीशेस रेगुलेशन, मतलब कि जो किसी भी स्टेम सेल की नीश में सेल रहती है वो कैसे खुद को रेगुलेट कर रही है, मतलब क्यों वो मेंटेन कर रही है अपनी स्टेमनेस को। तो स्टेमनेस को रेगुलेट करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक एक्स्ट्रा सेलुलर और एक इंट्रा सेलुलर। तो इसने हमसे सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर पूछा है। एक्स्ट्रा सेलुलर भी फर्दर डिवाइडेड होता है आपके फिजिकल और केमिकल में। इन्हीं की इसने कुछ बातें की होंगी, अभी देखते हैं। स्ट्रक्चरल एंड एडिशन फैक्टर इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सपोर्ट सेलुलर आर्किटेक्चर ऑफ द स्टेम सेल निश। ये बिल्कुल करेक्ट है। एडिशन मॉलिक्यूल बेसिकली क्या है कि सेल्स एक दूसरे से या अपने मैट्रिक्स से कैसे कनेक्टेड है, तो एक ये फैक्टर है जो उसे निशेज में अपने रेगुलेट करवाता है। सेकंड इसने लिखा है कि डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्रोमेटिन एसेसिबिलिटी इन्फ्लुएंस जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट दी सेल बिहेवियर। ये भी बिल्कुल सही है, ये इंट्रासेलुलर का एक मेथड है। सेकंड थर्ड पॉइंट इसने लिखा है पार्टीशनिंग ऑफ द साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स डिटरमाइन distributes factor determining cell fates evenly into daughter cell during asymmetry। ओके, तो यहाँ पे जो इवनली वर्ड है ना, ये गलत है। आप खुद सोचो, सेल को अगर एक तो स्टेम सेल ही बनानी है और एक डॉटर सेल बनानी है, तो उसे कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा ना। अगर वो सारी चीजों को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो दोनों सेल सेम होनी चाहिए, बट यहाँ तो डिफरेंट है, तो इसमें ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। ये कुछ क्वेश्चन हमने स्टेम सेल से रिलेटेड देखे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ आया और अगर आप इनसे रिलेटेड कोई टॉपिक डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।